अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अब सबके प्यार भरे फीडबैक का ढेर सारी दिल से आप सबके लिए दुआएं। आप लोग मेरी फैमिली हैं, हमेशा दुआ करता भी हूं और करता रहूँगा। या अल्लाह मेरी इस फैमिली को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना और इस सब पे अपनी अल्लाह ताला रहमत ख़ास करना। आमीन सुमा आमीन। रिक्वेस्ट यही है, आपकी भी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए भी यही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हमेशा अपनी पनाह में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुश्मनों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। ये जो कहानी मुझे भेजी है ये कैलिफोर्निया से उनका ताल्लुक़ है। नाम है उनका मनीज़ा। ये एक सच्ची कहानी है जिसको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, डर भी लगा बहुत ज़्यादा और इन्जॉय किया। मनीज़ा कहती हैं हमारे साथ ही नेबर्स हैं, अभी वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ कि ये उनका अपना घर है और जो हस्बैंड है जिनके उन्होंने नाम कहा, ये मिलते जुलते नाम है, बच्ची का नाम आप फ़र्ज़ी रख दीजिएगा। तो हस्बैंड का नाम है जिमी और उनकी वाइफ का नाम है मारिया। वो कहते हैं बिल्कुल हमारे घर के साथ नेबर्स थे, हमारे हमसाए थे। इनके साथ बहुत ही हमारा अच्छा ताल्लुक़ था, प्यार वाला ताल्लुक़ था। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत हंसमुख मज़ेदार किस्म के इंसान थे, फ़न करने वाले थे दोनों। अंग्रेज़ थे, वहीं के पैदा, बड़े अमेरिका में ही पैदा हुए थे, कैलिफोर्निया में हमेशा से रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी अरसे बाद एक बेटी दी। बेटी हमारी आंखों के सामने ही 2 साल की हो गई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बेटी। हम भी उनके साथ इतना दिल लग गया था कि जब उन्होंने हमें बताया कि जॉब के सिलसिले में हमें कहीं और जाना पड़ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, जैसे फैमिली के लोग छोड़ के जाते हैं, दूर जा रहे होते हैं, तो इस अंदाज़ में हम दुखी थे। स्पेशली हेज़ल को हम बहुत मिस कर रहे थे। वो जा रही थी, वो बहुत ही क्यूट थी। एक गुड़िया होती थी उसके पास, हर वक्त वो चिपकी रहती थी उसके साथ। वो गुड़िया को अपने सीने से लगाई रखती थी और उसके साथ मुसलसल खेलती रहती थी। यूँ हुआ कि वो यहाँ से चले गए, किसी और सिटी के अंदर उनकी जॉब हो गई थी। काफ़ी टाइम उन्होंने वहाँ पे गुजारा और काफ़ी टाइम के बाद फिर से, क्योंकि उनका अपना ये घर था, इसको रेंट पे दे के गए थे, ऐसा हुआ कि वो वापस अपने इस घर रेंट में आ गए, रेंट वाले घर में खुद से वापस आ गए। हम लोग बहुत खुश हो गए, हेज़ल को मिस करते थे। अब वो बड़ी हो चुकी थी, अब भी उसी तरह क्यूट थी, लेकिन महसूस होता था जैसे कभी कभी डर जाती है। तो एक दिन बातों बातों में जिक्र हुआ कि थोड़ी सी हेज़ल डर जाती है, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा चलें आपको कभी बताएंगे। इस तरह वक्त गुजरा तो कुछ अरसे के बाद फिर से वही जिक्र छिड़ा कि आपने बताया नहीं, क्या हुआ हेज़ल को? उसी तरह हंसती है, खेलती है, शरारतें करती है, लेकिन कभी कभी एकदम लगता है बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई है। तो उस दिन शायद वो मूड में थे और उन्होंने उस कहानी को सुना ही दिया, जो सुन के वो कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कहते जब हम यहाँ से गए, जिमी, मारिया और उनकी बेटी हेज़ल, तो वहाँ पे एक होटल के अंदर जिमी को मैनेजर की जॉब मिली थी। जाती है कि उनको घर मिल गया, पहले से यहाँ से बंदोबस्त करके गए थे, रहना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो घर था होटल से काफ़ी दूर था और जिमी की ख्वाहिश ये थी कि मैं अपना घर जो है ऐसी जगह पे लूँ जिसका फासला होटल से बहुत कम हो। और कुछ अरसे के बाद आखिरकार उनका राब्ता हुआ एक खातून से। उन्होंने कहा जी एक घर है, तो कि आपका जो होटल है उसके बिल्कुल पास ही बनता है, आप ज़रूर देख सकते हैं। एक सिटी से उठ के जाना, एक घर के अंदर सेटल होना, पूरा सामान रखना, पूरे घर की सेटिंग करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। वो कर चुके थे, लेकिन क्योंकि जिमी चाहते थे कि नहीं मुझे करीब घर चाहिए, वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे भी लगते हैं रोज़ आने जाने के लोगों को, यानी 2 घंटे आने के या 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का, 3-4 घंटे आने जाने के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं भी बस ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लगे आने का, घंटा जाने का, फिर भी 2 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम ना हो। और उस दिन छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन दोनों मियाँ बीवी घर से नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल तैयार हो गए। आज वो लेट उठे थे, छुट्टी वाले दिन वो लेट उठते थे। गाड़ी में आके बैठे, जिमी ड्राइविंग सीट पे बैठा था, मारिया उसके साथ बैठी थी और वही क्यूट सी हेज़ल पीछे बैठी हुई थी। वो अपनी 3 साल की वो बच्ची गुड़िया के साथ उसी तरह उसको अपने सीने से लगाया हुआ था और उसके साथ खेल रही थी। गाड़ी रवाना हुई। अब सफ़र था उस घर की तरफ
जो वो रेंट पे लेने के लिए जा रहे थे। तो दोनों मियाँ बीवी आपस में जहाँ पे बातें कर रहे थे, तो पीछे मुड़ के उसकी माँ अपनी बेटी हैज़ल को देखती और कहती, हैज़ल क्या कर रही हो? तो वो कहती, मामा मैं अपनी इससे बातें कर रही हूँ। हर वक्त ही वो चिपकी रहती थी। वो एक छोटी सी गुड़िया सी बनी हुई थी जो हैज़ल को बहुत ज़्यादा पसंद थी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत टची होते हैं इस तरह के खिलौनों के साथ। वो जहाँ पे बाकी खिलौनों से खेलती थी, सबसे ज़्यादा उसको प्यार अपनी इस डॉल से था। सफ़र तमाम हुआ, उस घर के पास पहुँचे तो अंदाज़ा हुआ जिस जगह पे वो आके ब्रेक लगाई है उन्होंने, तो इर्द गिर्द कोई भी मकान नहीं था, ज़्यादातर दरख्त ही थे। मारिया ने कहा, बड़ा अलग थलग सा मकान है, लेकिन दूर से ही बड़ा खूबसूरत और काफ़ी बड़ा मकान नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ ये है, इर्द गिर्द कोई हमसाए नहीं है। जिमी ने कहा, यार हमसायों को छोड़ो, ये जो जगह है ये मेरे ऑफिस से बहुत करीब बनती है। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी से उतरे। हैज़ल को उन्होंने, मारिया ने उठा लिया और जब एक छोटा सा बाहर लोहे का गेट बना हुआ था, वो खुला हुआ था, गेट को खोल के जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो बहुत बड़ा सा एक लॉन बनाया हुआ था। उसकी दीवार की हुई थी, इर्द गिर्द झाड़ियाँ थीं, पौधे थे, बहुत सारा खूबसूरत अंदाज में बहुत बड़ा सा ये लॉन था। और तराश खराश भी इस तरह की गई थी, वो जो झाड़ियाँ या पौधे लगाए गए थे उनको इस अंदाज में काटा गया था जैसे इस मकान की भरपूर अंदाज में देखभाल किया जाता है। चलते चलते एक छोटा सा रास्ता ही था जो दरवाजे तक जाता था, बिल्डिंग के दरवाजे तक, यानी उस घर का जो मेन दरवाज़ा था वहाँ तक पहुँचे तो वो खातून जो इनको मकान दिखाने के लिए आई थी वो इनका इंतज़ार कर रही थी। करीब पहुँचे, कहा हेलो। उसने कहा हेलो, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आप आ गए हैं तो आइए मैं इसको खोलती हूँ, अंदर चलते हैं। उसके हाथ में चाबियाँ थीं, चाबियाँ उसने की जो थी उसने ताले के अंदर लगाई और उसको घुमाया और हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा खोला इस अंदाज में जैसे कह रही हो प्लीज़ आ जाइए। उसने दरवाज़ा खोला और जिमी ने कहा थैंक यू, आगे बढ़ा और उसके पीछे मारिया जिसने हैज़ल को उठाया हुआ था वो भी दाखिल हुई। जैसे ही मियाँ बीवी अंदर दाखिल हुए तो पीछे से वो खातून भी जो इनको मकान दिखाने के लिए आई थी अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होती ही जो उनकी निगाह पड़ी तो ये एक बहुत बड़ा घर था। नीचे राइट साइड पे 2 बेडरूम बने हुए थे। बेडरूम के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा टीवी लॉन्च था और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे भी एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे के बिल्कुल एंड पे सीढ़ियां थीं जो ऊपर की तरफ जा रही थी, क्योंकि सामान नहीं था, रेंट के लिए घर था, अभी बिल्कुल खाली पड़ा था। वो खातून उनको लेके उन्हीं दोनों कमरों की तरफ बढ़ी जो राइट साइड पे 2 बेडरूम थे। उसने दरवाजे खोले उनके और कहा प्लीज़। उन्होंने देखे काफ़ी बड़े बड़े दोनों बेडरूम थे जो खाली पड़े हुए थे और अटैच बाथ थे, यानी बाथरूम भी साथ लगा हुआ था, दोनों कमरों के साथ अटैच बात था। उन्होंने कमरे देखे और उन्होंने कहा जी ये इसका टीवी लॉन्च है, इसी तरह का सेम कमरा ये सामने भी है और उसी के साथ सीढ़ियां हैं। जब ये घर देख रहे थे तो जिमी उस खातून के साथ साथ घर को देख रहा था। मारिया हैज़ल को उठाए खुद ही इधर उधर जा रही थी इस घर को देखने के लिए। तो वो खातून बोली जिमी की तरफ देख के कि ये घर तो बहुत शानदार है, इस वक्त जो इसके मालिक हैं फलां शहर में रहते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, इस घर में जो भी रहता है वो ज़्यादा अरसे तक टिक नहीं सकता, क्योंकि इस घर के बारे में मशहूर है यहाँ के जो लोग थे असल इस घर के मालिक, उनकी यहाँ पे मौत वाक़ई हो गई थी। और मौत किस वजह से वाक़ई हुई थी इसके बारे में हत्तमी किसी को नहीं पता लग सका। बहुत सारी बातें की गई, कोई कुछ कहता था मौत की वजह, कोई कुछ बताता था, लेकिन उसके बाद ये जो मालिक हैं उन्होंने इस घर को तो ख़रीद लिया, लेकिन वो ख़ुद भी नहीं रह सके, वो दूसरे शहर में रहते हैं। जो भी किराएदार आया वो कुछ अरसा रुकता है और उसके बाद चला जाता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। जिमी को ये घर पसंद आ चुका था। नीचे वाला पोर्शन देख के, लॉन देख के, इतना बड़ा घर देख के ही, रेंट उनको पहले से पता था, वो दिल में फ़ैसला कर चुके थे कि रेंट तो बहुत मुनासिब है, जगह भी ऑफिस के होटल के करीब है, बस घर अच्छा होना चाहिए। तो घर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, फ़ैसला कर चुका था जिमी। तो उसने कहा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इन बातों पे, ये वहम की बातें होती हैं, पुरानी बातें, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी बीवी को ये बात मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी डरे। उसने कहा नो, आपने कह दिया तो मैंने तो आप तक बताना था,
मैं नहीं बताऊंगी। सीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर गए तो ऊपर भी इसी अंदाज में बहुत ही शानदार घर बना हुआ था। वहीं पे ऊपर 4 बेडरूम और एक स्टोर बना हुआ था। वो खातून उनको चारों बेडरूम जब दिखा चुकी तो स्टोर का दरवाज़ा खोला तो काफ़ी बड़ा स्टोर था। उस स्टोर के अंदर काफ़ी सामान भी पड़ा हुआ था जो मट्टी मट्टी हो चुका था। उस खातून ने कहा, मालिक का कहना यह है कि स्टोर के अंदर काफ़ी सामान है जो काबिल इस्तेमाल है। आप चाहें तो आपको इजाज़त है इस पूरे सामान में जो कुछ भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिमी ने कहा, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया भी जो पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी जिमी के पास आई और कहा, जिमी ये घर तो बहुत खूबसूरत है, जिसने भी बनाया है बहुत दिल से बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो जिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या ख्याल है फिर इसको डन कर दिया जाए? उसने कहा, सोचना ही क्या, ये ज़बरदस्त है, किराया भी बिल्कुल ठीक है और वैसे भी आपके ऑफिस के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद आया, इसको ओके करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैम ठीक है, हमें ये घर पसंद है, आप हमें चाबी दे दीजिए, बाकी जो पेपर वगैरह साइन कर लें वो कर लेंगे। उस खातून ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, ठीक है जी, आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, ये रही इस घर की चाबियाँ, बाकी मामला हम देख रहे हैं। उनने चाबियाँ उनको दी और वो अपनी गाड़ी जो बाहर पार्क कर चुकी थी उसमें बैठी और रवाना हो गई। जिमी और मारिया उस घर को फिर से एक दफ़ा देखते नीचे खड़े होके कि यार इतना सस्ता और ज़बरदस्त घर मिल गया है और हमें क्या चाहिए। उन्होंने कहा, क्या ख्याल है, कल ही मैं अपने ऑफिस में 10 दिन की छुट्टियां अप्लाई कर देता हूं क्योंकि पूरे घर को शिफ्ट करना है, वहां से सारा सामान लेके आना है और उसके बाद इस घर को भी पूरा सेट करना है, एक एक बेडरूम को। टाइम तो लगेगा, मेरे ख्याल में 10 दिन काफ़ी रहेंगे। यही बातें करते हुए अपने घर पहुंचे और अगले दिन जब वो अपने होटल गया, वो मैनेजर था, उसने 10 दिन की छुट्टी अप्लाई की और पहुंचे वो उस घर को पैक करने के लिए। सामान उन्हें सारा का सारा पैक किया और उसके बाद उस नए घर के अंदर गाड़ी में वो सामान लोड करके पहुंच गए। सामान लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा सामान था, फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा था, तो बाकायदा बड़ी गाड़ी वो करवा के आए थे। लोग भी थे जो हेल्प करने के लिए। उन्होंने उनका सारा सामान उतारा। उन्होंने कहा, नीचे ही सारा सामान आप रख दीजिए, जो टीवी लॉन्च है उसी में हम देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सेट करेंगे कौन सा सामान कहाँ पे शिफ्ट करना है। उसमें जो भारी भरकम सामान वो सोच चुके थे कि ये ऊपर ही शिफ्ट करना है, तो उस टीम से कह के वो उन्होंने ऊपर शिफ्ट ऑलरेडी करा दिया। अब सेट करना बाकी रह गया था क्योंकि आज वो घर बिल्कुल खाली हो चुका था। आखिरी चीज़ भी आज आ गई थी। कल तक वो काफ़ी सामान रख गए थे लेकिन फिर भी अपने उस घर में चले गए थे। आज जो बेड वगैरह भी थे वो लेके सुबह वो इस घर में पहुंच गए। सुबह आते ही उन्होंने कहा, सामान को देख के लगता है कि 10 दिन में मुकम्मल नहीं होगा। तो जिमी ने कहा, परेशान क्यों होती हो मारिया, हम कर लेंगे, बस हिम्मत नहीं हारनी, हम फ़ौरन कर लेंगे। तो उसने कहा, क्या ख्याल है फिर नाश्ता किया जाए और फौरी तौर पे हम घर को सेट करना शुरू कर देते हैं। मारिया वो जो किचन था, सबसे पहले उसने उस किचन की सफाई की, नाश्ते का अहतमाम किया। मारिया ने, जिमी ने और हेज़ल ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करते ही हेज़ल अपनी गुड़िया के साथ खेलना शुरू हो गई। जिमी और मारिया नीचे वाले बेडरूम को सेट करने में लग गए। करते 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 दिन का टाइम हो गया और वो दोनों काफ़ी थक भी गए। मारिया ने कहा, काफ़ी थक गए हैं लेकिन काफ़ी काम भी हमने कर लिया है, अब मैं दिन का खाना तैयार करती हूँ। और उसने खाना जल्दी से रेडी किया। तीनों ने बैठ के खाना खाया। तो जिमी बोला, मुझे कुछ नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूँगा, तुम भी 1-2 घंटों के लिए सो जाओ और उसके बाद हम उठेंगे, दोबारा से काम शुरू कर देंगे। जिमी और हेज़ल इकट्ठे एक जगह पे सो गए। मारिया भी सोने के लिए लेट गई लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने काफ़ी देर देखा, जब मुझे नींद नहीं आ रही तो उसने कहा, ओके मैं उठ के एक दफ़ा ऊपर विज़िट कर लूँ और ज़रा देख लूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे मैंने सेट करनी है। दिन की रोशनी में मारिया उठी और सीढ़ियाँ चलते हुए ऊपर पहुँच गई।
आज जब वो सुबह यहाँ पहुँचे थे नाश्ता करने से पहले, तो एक दफ़ा फिर से उन्होंने फैसला किया था कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। तो उस वक्त मारिया ही थी जो ऊपर गई थी और उसने देख के कहा था कि मेरे ख्याल में ये सामान यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो उस वक्त उसने देख लिया था तमाम दरवाजे जितने भी थे बंद थे। 4 बेडरूम्स थे, चारों के दरवाजे बंद थे, स्टोर का दरवाज़ा भी बंद था। लेकिन अभी जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई है, उसी वक्त कि फ़ैसला करने के लिए कि मैं घर को देखूं और सारा ये करूं, घर वाकई जिसने भी बनाया था इतना खूबसूरत था कि उसको नींद नहीं आ रही थी, ऐसी बेचैनी हो रही थी उसके अंदर कि मैं घर को इस अंदाज में देखूं। ऊपर भी एक छोटा सा किचन टाइप बनाया हुआ था। किचन तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे लगता था कि वहाँ पे भी बावक्त ज़रूरत आप चाय शाय और इस तरह का बनाना चाहें तो उन्होंने थोड़ा सा इस तरह का वहाँ पे बना दिया था, लेकिन कभी उन्होंने लगता है इस्तेमाल नहीं किया था। उसी वक्त उसको खड़ी देख ही रही थी कि उसको एक आवाज़ आई। हेज़ल उठ गई थी, वो रोना शुरू हो गई थी। उसी लम्हे उसको आवाज़ आई, स्टोर का दरवाज़ा जैसे खुला हो और पीछे से कोई गुजरा हो। ये दिन की रोशनी थी। स्टोर का दरवाज़ा खुला और उसी लम्हे हेज़ल के रोने की आवाज़ ही। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसको क्लियर महसूस हुआ कोई गुजरा है। पीछे मुड़ के भी देखा, कोई नहीं था, लेकिन ये दरवाज़ा खुल गया। वो उसी दरवाजे की तरफ ही जाने लगी थी जो स्टोर का ही दरवाज़ा था, लेकिन हेज़ल की दोबारा जब रोने की आवाज़ आई, अब ऊंची आवाज़ थी, वो बहुत ऊंची रो रही थी। जिमी लगता है गहरी नींद में था। तो वो जैसे ही उसने दूसरी दफ़ा आवाज़ सुनी, ऊंची रोने की आवाज़ हेज़ल की, तो वो जल्दी से भागी, सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुंची कि क्या हुआ हेज़ल को। और जैसे ही नीचे पहुंची, वो जो हेज़ल ऊंची आवाज़ में रोई थी, जैसे नींद में डर गई है या क्या हुआ है, ऐसी अंदाज में रोने की थी, वो जैसे हेज़ल के पास पहुंची, हेज़ल गहरी नींद सो रही थी। ये किसकी आवाज़ थी? अगर ये हेज़ल नहीं रोई थी तो फिर कौन रोया था? मेरा वहम होगा। हाँ, मेरा वहम होगा। थक गई हूँ ना, इतना सामान पहले पैक करती रही हूँ और उसके बाद यहाँ आके सामान खोला है, काम किया है, मुझे सो जाना चाहिए था। जिमी भी सो गया, मैं सोई नहीं हूँ ना, शायद इसलिए मुझे हेज़ल की रोने की भी आवाज़ आई है और ऊपर से वो दरवाज़ा भी ऐसे महसूस हुआ जैसे खुला। खैर, मुझे लेट जाना चाहिए। वो भी आके उनके पास लेट गई और थोड़ी देर के बाद उसको नींद आ गई। जिमी उठ गया थोड़ी देर के बाद, उसने उसको भी उठाया। मारिया उठ जाओ, अब हमें काम करना है। मारिया भी उठ गई और फिर से वो दोनों मियाँ बीवी उस घर को सेट करने में लग गए। वो एक डब्बा दोनों मिलके उठाते, नीचे से पकड़ते, ध्यान से ये टूट ना जाए, नीचे से गिर ना जाए। बहुत मुश्किल काम होता है। इसी तरह वो बॉक्स जिनमें सामान पैक था उठा के रूम के अंदर लेके जाते, खोलते, इसको यहाँ पे रख दो, हाँ, इसको थोड़ा सा पीछे, हाँ, ऊपर, हाँ, यहाँ पे कील लगा दो। इस अंदाज में अब इस घर की सेटिंग हो रही थी। रात हो गई, तीनों ने बैठ कर रात का खाना खाया और उसके बाद एक कमरा जो था वो हेज़ल के लिए सेट कर दिया गया था कि हेज़ल इस कमरे में सोएगी। हमारे यहाँ बच्चों को साथ सुलाया जाता है, लेकिन आप बाहर मुल्क में जाएं, जो ऑलरेडी लोग सुन रहे हैं, स्टोरी बाहर होते हैं, वहाँ पे जो ये गोरे लोग हैं अपने बच्चों को अलग रूम से ही शुरू में ही ट्रेंड करना शुरू कर देते, इसलिए वो बच्चे डरते नहीं हैं, अकेले ही कमरों से सोते हैं, इसलिए उनके अंदर खौफ नहीं होता। हमारी तो माएँ हमें सुलाती इस तरह की थी, सो जाओ नहीं तो वो जिन आ जाएगा, वो बला आ जाएगी, फलां आ जाएगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। खैर, जिमी थक चुका था, बिस्तर पे लेटते ही उसको नींद आ गई। लेकिन मारिया गई, उसने हेज़ल को जाके उसके बेड पे लिटाया, कुछ देर उसके पास बैठी। हेज़ल यहाँ तक के सो गई। मारिया चलती हुई अपने कमरे में आई और आके, अब वो भी थकी हुई थी और बिस्तर पे आके सो गई। तकरीबन रात के कोई 1 बजे का टाइम था। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। हेज़ल जिस कमरे में सो रही थी वहाँ पे भी एक नाइट का बल्ब जल रहा था। जिस कमरे में जिमी और मारिया सो रहे थे वहाँ पे भी एक कम रोशनी वाला नाइट की लाइट जो होती है वो जल रही थी और बाकी घर की लाइट तकरीबन ऑफ थी। अकेला ये घर जिसके इर्द गिर्द कोई भी हमसाए नहीं थे, अकेला बना हुआ घर, सिवाय इसके कि इर्द गिर्द इसके दरख्त थे।
दरख्तों के बीच में घिरा हुआ एक घर, जिसके बाहर एक बड़ा सा लॉन जिसके अंदर पौधे और झाड़ियां उगी हुई थीं। घास को भी तरतीब से काट दिया गया था और बिल्कुल उस घर के अंदर खामोशी थी। बाहर इस वक्त कोई खड़े होकर इस घर को देखता है जिसकी लाइटें ऑफ थीं, सोच भी नहीं सकता था कि इस घर के अंदर 3 लोग सो रहे हैं। कोई जिन, कोई भूत, कोई मखलूक अगर बाहर खड़ी इस घर को देख रही होती तो वो हंस रही होती कि कितने पागल हैं कि डरते ही नहीं हैं, ऐसे घर में सो रहे हैं। बहुत सी मूवी में ऐसे घर को दिखाया जाता है, मेरे जहन में भी इस तरह की मूवी आ रही थी। बाहर से जब मंजर दिखाया जाता है ऐसे घर का जिसकी लाइट आहिस्ता आहिस्ता ऑफ होती जा रही होती हैं, तो वो कितना भयानक मंजर पेश करता है, जो अलग थलग होता है, जिसके इर्द गिर्द कोई घर नहीं होता। तो मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ ऐसे लोगों की जो ऐसे घरों में रहते हैं। मारिया सो चुकी थी। रात के तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम था कि जब एक चीख की आवाज़ आई। एकदम से उसकी आंख खुल गई। क्या हुआ? अपने दिमाग में उस सवाल का खुद ही उसने जवाब दिया, लगता है कोई मैंने आवाज़ सुनी है। उसी लम्हे फिर से एक चीख की आवाज़ आई थी और जैसे उसने चीख की आवाज़ सुनी फ़ौरन जिमी की तरफ देखा तो जिमी गहरी नींद सो रहा था। जल्दी से वो अपने बिस्तर से उठी, भागती हुई हेज़ल की कमरे में गई। जब वो हेज़ल का उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही उसकी निगाह पड़ी। लाइट उसने जलाई तो हेज़ल अपने बेड पे बैठी खेल रही थी। और कमाल बात ये थी कि हेज़ल अपनी उस गुड़िया जिससे खेल रही थी, वो गुड़िया उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी और हेज़ल उस गुड़िया से बातें कर रही थी। उस वक्त हेज़ल की कमर मारिया की तरफ थी और उस गुड़िया का मुंह मारिया की तरफ था। यानी हेज़ल कमर करके बैठी थी और गुड़िया का फ्रंट मुंह वाली साइड मारिया की तरफ बन रही थी। तो वहीं से खड़े हुए मारिया ने देखा कि हेज़ल ने जब उससे बात की तो बाकायदा वही गुड़िया, उसके होंठ हिले और न सिर्फ होंठ हिले बल्कि उसने हेज़ल के बात का जवाब भी दिया। अंदाज जवाब देने का, लहजा आवाज़ का इस तरह का था जैसे कार्टूनिक आवाज़ होती है। बच्चे कार्टून देखते हैं और उसमें से अजीब सी आवाज़ आती है, ऐसे ही कार्टूनिक आवाज़ आई और उसी लम्हे होंठ भी हिले, जिसको देख के वो क्लियर समझ गई ये आवाज़ और होंठ जो हिले हैं बिल्कुल वही लफ्ज़ अदा किया गया है जो उसके कानों ने सुना है, वैसे ही होंठ हिले हैं। ये जवाब इस गुड़िया ने दिया है। एक घर के अंदर रात के 1 बजे एक छोटी मासूम बच्ची अपनी एक तोतली ज़बान में गुड़िया के साथ कुछ कह रही है और गुड़िया उसको बेजान गुड़िया जवाब देती है, उसके होंठ हिलते हैं और आवाज़ भी आती है। तो वो बच्ची तो खेलने में मस्त है, उसको पता नहीं वो बहुत मासूम है। पीछे खड़ी उसकी माँ ज़रूर कांपना शुरू हो गई है और एकदम से उसके मुंह से आवाज़ निकली, हेज़ल, हेज़ल। और हेज़ल ने मुड़ के अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ आई है, तो भागती हुई हेज़ल के पास गई और उसके हाथ से वो गुड़िया को पकड़ के फेंक दिया और पूछा तुम सोई क्यों नहीं? तो उसने टूटे फूटे लफ्ज़ों में जवाब दिया, मुझे नींद नहीं आ रही मामा। उसने कहा नो ओके, मैं आपको सुला देती हूँ। उसने लाइट ऑफ की और बेटी को लिटाया और उसको थपकना शुरू कर दिया। उसके साथ कुछ देर लेटी रही यहाँ तक कि हेज़ल सो गई। जैसे ही हेज़ल सो गई तो वो उठी और उसकी निगाह उसी गुड़िया पे पड़ी। ये वही गुड़िया थी जो पहले भी वो हर वक्त अपने साथ चिपकाए रखती थी, उसको उठाए रखती थी, उसके साथ खेलती रहती थी, उसके साथ बातें करती थी। ये मंजर उसने पहली दफ़ा देखा था, उस गुड़िया को इस तरह बोलते हुए, बात करते हुए। वो सामने पड़ी हुई थी, वो उसको उठाते हुए डर रही थी कि कहीं ये उठ के खड़ी ना हो जाए, बोलना ना शुरू कर दे, मुझे काट ना ले। वो बड़ी होकर डर रही थी कि कैसे ये मेरी बेटी के साथ गुड़िया खेल रही थी। डरते डरते कांपते हाथों के साथ वो गुड़िया के ऊपर उसने हाथ रखा और जैसे उसको पकड़ा, उसको लगा जैसे ये मुझे पकड़ लेगी, लेकिन वो तो बेजान गुड़िया सी थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने गुड़िया को उठाया और चलती हुई सीढ़ियों पे पहुंची और नीचे जाके उसको रख के आ गई। इतनी वो खौफजदा थी। वापस हेज़ल के कमरे में आई। हेज़ल अभी तक सो रही थी, लाइट ऑफ थी और वो जाके अपने बिस्तर पे सो गई। लेकिन ये फैसला कर रही थी कि बजाय अभी उठा के अपने शोहर को बताऊं, सुबह उठते ही इस वाक़ये का ज़रूर जिक्र करूँगी। पहले तो वहम था, जो भी था मैं नहीं बताया। ये क्या था ये मैं ज़रूर बताऊंगी। ये बहुत अजीब है। सुबह जब जिमी उठा तो उसने देखा मारिया और हेज़ल दोनों नाश्ता कर रहे हैं। वो भी पहुंचा मारिया के पास और कहा गुड मॉर्निंग। मारिया ने कहा गुड मॉर्निंग। मारिया ने फौरी तौर पे स्लाइस लिया, उसके ऊपर बटर लगाया और साथ में कॉफ़ी बना के जिमी को पेश कर दी। जिमी ब्रेकफास्ट कर रहा था
मारिया और हेज़ल कर चुके थे और वो उसी वक्त सोच रहा था घर भी शानदार है, एक दिन गुजर भी गया, क्या मैं मारिया से उस बात का जिक्र करूं या मुझे मारिया से वो बात छुपानी चाहिए। उस खातून ने मुझे कही थी कि इस घर में जो भी रहता है छोड़ के चला जाता है, हमने एक रात गुजार ली है, घर तो बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ, लोग वहम का शिकार होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में मारिया डर जाएगी। कॉफ़ी का चुस्कियाँ लेते हुए उसने खुद ही कहा नहीं मुझे रहने देना चाहिए, कहीं मारिया डर ही ना जाए। और फिर उसने थोड़ी देर के बाद मारिया से कहा क्या ख्याल है, काम शुरू किया जाए। मारिया ने कहा हाँ, बस थोड़ी सी ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो मैं लेके नीचे आती हूँ और उसके बाद आप हेज़ल का ख्याल रखें, फिर हम नीचे से शुरू करते हैं। वो अभी मज़े ले लेके कॉफ़ी पी रहा था, मारिया चलती हुई सीढ़ियाँ ऊपर पहुँच गई। ये सुबह के 11 बजे का टाइम था। मारिया ने कहा मुझे स्टोर से एक दो जो चीज़ें अच्छी लगी थी, वो फैसला कर चुकी थी कि वो निकालूं, उनको नीचे सेट करते हैं, बजाय वो यहाँ पे मट्टी मट्टी हो रही हैं। वो गई, उसने स्टोर का दरवाज़ा खोला और सामने एक कबर्ड पड़ी हुई थी। वो चाहती थी इसको उठा के नीचे वो सेट करे। वो जैसे कबर्ड के करीब गई, उसका दरवाज़ा खोलने लगी तो उसके कानों ने आवाज़ सुनी, बिल्कुल उस स्टोर के साथ जो बेडरूम था जो खाली पड़ा हुआ था, उसका दरवाज़ा कटक लाक खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसके कान उसी तरफ गए, लाक खोला है किसी ने दरवाजे का, दरवाज़ा खुला है, नहीं ये मेरा वहम नहीं हो सकता, ये उसने सोचा और उसी वक्त मुड़ी स्टोर से बाहर निकली। और जैसे ही मुड़ी उसने देखा वाकई उस बेडरूम का जो बिल्कुल साथ था, जब वो ऊपर अभी कुछ देर पहले ऊपर आई थी वो दरवाज़ा बंद था, लेकिन वाकई अभी जब कानों ने जिस आवाज़ को सुना था वो आवाज़ वहम नहीं थी, हकीकत थी, दरवाज़ा खुल चुका था। आहिस्ता कदमों से चलती हुई दरवाज़ा जो खुल चुका था उस दरवाजे के करीब पहुंची, लेकिन जैसे ही सामने उसकी निगाह पड़ी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और एक चीख उसके मुंह से निकली, क्योंकि पूरे फर्श के ऊपर खून ही खून बिखरा पड़ा था। खून को देखते ही मारिया के मुंह से चीख निकली और जैसे ही चीख निकली, जिमी फौरी तौर पे अपने कप को रख के भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर मारिया के पास पहुंचा तो मारिया मुसलसल खड़ी चीखे जा रही थी। और जाते ही उसने मारिया को पकड़ा और कहा मारिया मारिया होश में आओ, होश में आओ। तो मारिया जैसे होश में आ गई, उसने देखा जिमी को, कहा जिमी खून खून। जिमी ने कहा कहाँ है खून, कौन सा खून? और उसी लम्हे मारिया ने भी देखा सामने फर्श पे कोई भी खून नहीं था। तभी दोबारा जिमी ने कहा मारिया कहाँ है खून, क्या हो गया है? मारिया के चेहरे को देख के जिमी समझ गया था मारिया शदीद डर चुकी है, हिस्ट्रियाई कैफियत में चली गई है, बहुत ही खौफजदा हालत में थी, इसने कुछ वाकई देखा है, वो डरने वालों में से नहीं है। सामने तो कोई खून नहीं था, वो खून खून की रट लगा रही थी। उसने कहा कहाँ है खून? मारिया लगता है तुम शदीद थक गई हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, आओ मेरे साथ। उसने मारिया को पकड़ा और उसको मोड़ के वापस सीढ़ियों के तरफ लेके जाने लगा कि सीढ़ियां उतरें और नीचे जाएं। वो तकरीबन 3 से 4 कदम ही चले होंगे कि उसी लम्हे जिमी के कानों ने भी आवाज़ सुनी और मारिया जो पहले ही डरी हुई थी, समझ रही थी कि शौहर इसको वहम समझ रहा है या वाकई मैं कुछ गलत देख बैठी हूं, ठा करके दरवाज़ा वही जो खुला हुआ था इतनी ज़ोर से किसी ने मारा जैसे दरवाज़ा टूट ही जाएगा। एकदम से जिमी मुड़ा, इतनी ज़ोर से दरवाजे को मारा गया था। और ना सिर्फ ज़ोर से दरवाजे को मारा गया, उस आवाज़ से जिमी और मारिया दोनों चौंके, बल्कि जिमी जैसे ही मुड़ा दरवाजे को देखने के लिए तो किसी ने उसी ही तेज़ी और स्पीड के साथ दरवाजे को खोल दिया जितनी स्पीड से दरवाजे को बंद किया गया था। और जैसे दरवाजे को खोला गया तो उसी लम्हे मारिया और जिमी ने एक ब्लैक कलर का क्लियर ह्योला देखा जो बिल्कुल सामने दीवार के पास खड़ा हुआ था। यह काला शैडो था, कोई आंखें नाक होंठ कान कुछ भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल एक साया सा था जो हल्का हल्का लहरा रहा था, सीधा नहीं खड़ा हुआ था, हल्का हल्का लहरा रहा था। कदो कामत उसकी बिल्कुल एक मर्द जितनी थी, लेकिन उस ह्योले को देख के लगता था जिस तरह की उसकी शेप बनी हुई थी वो किसी औरत का हो। मोटा भरकम नहीं था, कमर वाली साइड पे बिल्कुल ज़रा पतला सा था और टांगें इस अंदाज का था जैसे कोई एक औरत का
परछाई हो, एक औरत का साया हो जो वहां पे खड़ा हो। ये जैसे ही दोनों मियां बीवी ने क्लियर देखा तो उसी लम्हे जिमी ने मारिया की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रहा हो कि मारिया तुमने भी उसको देख लिया है। तो जैसे ही उसने मारिया की तरफ देखा तो मारिया ने ऐसे सर को हिलाया जैसे जवाब दे रही हो, हाँ मैंने भी उस औरत के साये को, हेयोले को सामने खड़ा हुआ देखा है। उसी वक्त जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के सर को हिलाया तो उसी लम्हे उस सामने साये ने या किसी और ना नजर आने वाली मखलूक ने दोबारा से ठा करके दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो वो दोनों जो पहले ही परेशान हैरान खड़े थे कि क्या देखा, दरवाज़ा खुला बंद हुआ और फिर गुस्से से मारा गया है, उसी वक्त रोने की आवाज़ आई नीचे हैज़ल की। और जैसे उनको एहसास हुआ हैज़ल नीचे अकेली है, वो दोनों मियाँ बीवी दौड़ते हुए नीचे पहुंचे। और जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो वो देखते हैं हैज़ल ज़मीन पे मुंह के बल गिरी हुई है। बस एक माँ बाप के लिए इतना ही काफ़ी था कि जो बेटी थी मुंह के बल ज़मीन पे गिरी हुई है। वो भागते हुए हैज़ल के पास गए, वो सीधी उल्टी लेटी हुई थी, मुंह के बल पड़ी थी। उसको जैसे लिटाया तो देखा उसके मुंह से खून बह रहा है और वो जो डॉल जो हर वक्त वो उठाई फिरती थी वो बिल्कुल उसके पास पड़ी थी और वो खून में लथपथ थी। लेकिन उस डॉल की गर्दन जैसे किसने मरोड़ के तोड़ के फेंक दियो। उसकी गर्दन बच्ची जितना ज़ोर लगा लेती, शायद वो दोनों मियाँ बीवी भी ज़ोर लगाते तो हाथों से उस गर्दन को अलग नहीं कर सकते थे। उस गुड़िया को उस गुड़िया को किसी ने पकड़ के उसके सर को मरोड़ के उससे अलग कर दिया था। वो गुड़िया सामने पड़ी थी, सर अलग, धड़ अलग, और हैज़ल बेहोश थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। जल्दी से भाग के जिमी गया, बॉक्स जो हर घर में वो रखते हैं, 8 बॉक्स, उसने उसको खोला और जल्दी से उसके मुंह को साफ करना शुरू कर दिया। उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे और थोड़ी ही कोशिश के बाद हैज़ल होश में आ गई। जैसे ही होश में आई उसने ऐसे ही आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में एक खौफ था, शदीद खौफ, और वो अपनी माँ से इस अंदाज में लिपट गई जैसे शदीद डरी हुई हो। वो दोनों समझ गए कि शदीद बच्ची डरी हुई है, इसके बावजूद कि मुंह गिरी है, क्या हुआ है, उसके मुंह से खून निकला है, बेहोश हो गई है। होश में आते ही जितना वो खौफज़दा थी वो दोनों समझ गए। उसी वक्त पास ही एक चेयर जो पड़ी हुई थी, रॉकिंग चेयर जिसको कहते हैं, जिस पे बैठ के इंसान हल्का हल्का रिलैक्स अंदाज में हिलता रहता है, उसी लम्हे उन दोनों मियाँ बीवी ने देखा वो जो रॉकिंग चेयर है वो खुद ब खुद हिलना शुरू हो गई है। वो खौफज़दा बच्ची जो उनके माँ के मारिया के सीने से लगी हुई थी, उसी वक्त जिमी भी देख रहा है, मारिया भी, वो सामने रॉकिंग चेयर जो रखी हुई है वो हिल रही है। और उसी लम्हे उस घर की जितनी भी खिड़कियां और दरवाजे थे वो सब के सब खुलने और बंद होने शुरू हो गए, खुद ब खुद खुलने बंद होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि उस घर की जो दराजें बनी होती हैं जिसमें सामान रखा जाता है, किचन में भी होती हैं या किसी मेज़ की भी होती हैं, दराज खोली बंद कर दी, वो तमाम दराजें भी खुद से खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। ऐसे था जैसे जितने भी घर की दरवाज़ें थीं, खिड़कियां थीं, दराजें थीं, सब की सब तेज़ी से खुल रही थी, बंद हो रही थी। खिड़की ज़ोर ज़ोर से ठक 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 खुल रही है और लग रही है, दरवाज़ा भी खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई, और इस अंदाज के अंदर पूरे घर के अंदर, और उसके बाद चीखों की और कहकों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मिक्स आवाज़ें, मिली जुली आवाज़ें, कोई चीख भी रहा था, चीखें मार रहा था जैसे कोई औरत तकलीफ़ में चीखें मारती है, और जैसे कोई मर्द कह के मार के हंसता है, तो ऐसे हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी और रोने चीखने की भी आवाज़ें आ रही थी। बस इतना ही मंजर उनके लिए काफ़ी था। दोनों ने कहा निकलो और भागो यहाँ से। जिमी ने फ़ौरन मारिया को उठाया और उसी लम्हे उनके कानों ने क्लियर आवाज़ भी सुनी जो इंग्लिश में उनको कहा गया, निकल जाओ इस घर से। क्लियर जुमला था जो उन्होंने सुना। ये एक औरत और मर्द दोनों की जैसे इकट्ठी आवाज़ हो, औरत भी बोल रही हो और मर्द भी बोल रहा हो, आगे पीछे नहीं, मिक्स करके आवाज़ हो, औरत और मर्द इकट्ठे बोले हों। क्लियर आवाज़ थी, निकल जाओ इस घर से, इंग्लिश में बोला गया। वो दोनों जल्दी से भागे,
मारिया ने हेज़ल को सीने से लगाया हुआ था और जिमी भी अपनी बीवी का हाथ पकड़े हुए दोनों तकरीबन भागने वाले अंदाज में अपनी गाड़ी तक पहुंचे। जिमी जो गाड़ी की चाबियां थी वो ऊपर वो रखता था, उसने फौरी तौर पे गाड़ी के अंदर खोलते ही दरवाज़ा उसने चाबियां उठाई, कहा फौरी बैठो। मारिया बैठ गई, उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी वो दौड़ाता हुआ, उसका रुख था जो वो पहले ही जान चुका था इर्द गिर्द क्या है, क्योंकि उसका वहाँ पे करीब होटल भी था, तो वो सीधा उसका रुख था चर्च की तरफ। वो सीधा चर्च पहुँचा। मारिया से कहा इसी के अंदर ही बैठी रहो। मारिया कहा नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। वो इतनी डरी हुई थी, उसने हेज़ल को सीने से लगाया हुआ था, वो भी बाहर निकली और वो चलते हुए चर्च के अंदर दाखिल हुए। फादर से मिले और उनको सारी सूरत हाल बताई कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आया है। तभी मारिया बोली मैंने आपसे नहीं कहा, कल ये भी हुआ था, जैसे पीछे से कोई गुजरा हो। मुझे इसकी रोने की आवाज़ आई थी हेज़ल की। मैं नीचे आई थी तो देखा था ये सो रही थी और रात को जो वाक़या हुआ था वो तो बताने का मौका ही नहीं मिल सका कि इसकी जो डॉल थी वो इसके साथ बोल रही थी। मुझे चीख की आवाज़ आई थी और जब मैं गई थी ये बैठी खेल रही थी। डॉल के होंठ हिले थे, बाकायदा बेजान सी डॉल के, उस गुड़िया के होंठ हिले थे और वो बोली थी और आवाज़ भी आई थी। और जिमी ने कहा अब तो उस डॉल का धड़ इस तरह अलग हुआ पड़ा था कि इतनी ताकत से मैं या तुम भी मारिया हम अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये तो बच्ची है हेज़ल, ये तो कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने फादर को बताया, फादर वो सर ही उसका किसने मरोड़ के अलग कर दिया था। तो फादर ने कहा परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फादर को लेके वो अपने घर में पहुंचे तो फादर ने कहा अब मैं आपके साथ हूं, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर आ सकते हैं। अगर ये रात का टाइम होता तो मैं आपको कहता अंदर दाखिल ना हो, दिन की रोशनी है, आइए। वो तीनों चारों अंदर दाखिल हुए। उसी नीचे ही टीवी लाउंज के अंदर खड़े होके फादर ने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर वो पढ़ता रहा और उसके बाद उसने पूरे हाल का चक्कर लगाया और वापस उसी जगह पे आके खड़ा होकर पढ़ता रहा। और उसके बाद कहा इस घर की कहानी ये है, मैं पहले कौन सा फादर था मुझे नहीं पता, मैं अभी नया आया हूँ, मुझे इस घर के बारे में पता नहीं था, शायद पहले वाले फादर जानते हो। अभी जो मैंने पढ़ाई की है तो उससे मुझे पता लगा है इस घर में 2 मियाँ बीवी रहते थे, उनकी कोई बच्ची नहीं थी। हस्बैंड जॉब के लिए दूसरे सिटी जाता था और काफ़ी दिन वो नहीं आता था, तो बीवी यहाँ पे अकेली रहती थी। बीवी को शौक चढ़ा काला जादू करने का। वो बहुत पहले से शौक रखती थी, उसको मौका नहीं मिल सका था। और जब शौहर ने जॉब पे जाना शुरू कर दिया कि वो महीना नहीं आता था, महीने बाद वापस आता था, 1.5 महीने बाद वापस आता था, तो उसने फैसला कर लिया क्योंकि शौहर तो आता नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ के काला जादू ब्लैक मैजिक कर सकती हूँ। तो उसने रात के टाइम पे वहाँ पे काला जादू करना शुरू कर दिया। काफ़ी रातें तो उसने गुजार लीं, वो डरी भी नहीं, उसके साथ काफ़ी वाक़यात है। बहुत बहादुर औरत थी, लेकिन वो जो चिल्ला करने जा रही थी वो बहुत ही खौफनाक था। उस किले के दौरान उसको चीखने की, रोने की, खिड़कियां खुलने की, दरवाजे खुलने की, इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें आती थी, लेकिन वो डरी नहीं, करती रही। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि वही अमल करते करते के अमल के दौरान ही उसको वजीफ़ा वो अमल चिल्ला भूल गया। और जैसे ही भूला तो उसने जो पढ़ रही थी उसका उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी जो तरतीब थी वो भी आगे पीछे कर दी और उसने उसको उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। तो उल्टा तो वो पढ़ती गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी, एक तो इतना ख़तरनाक चिल्ला वो कर रही थी, ऊपर से वो उसको उल्टा कर रही थी। बस वही रात उसकी आखिरी रात साबित हुई। जब वो उल्टा करती रही, उस वक्त तो उसको कुछ नहीं हुआ। जब वो अपना वजीफ़ा मुकम्मल कर चुकी और उसने जैसे ही दायरा कड़ा ख़त्म किया, तो क्योंकि वो उल्टा कर चुकी थी तो दायरे कड़े के बाद भी, क्योंकि होता अमूमन ये है कि जब आप दायरा कड़ा हिसार खींचते हैं, दायरा कड़ा लगाते हैं, तो उसके अंदर बैठ के जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं होता। आपकी गिनती जब मुकम्मल हो जाती है और आप अपना हिसार वापस ख़त्म करते हैं, खोल लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको मखलूक नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन क्योंकि उसने गलत पढ़ा था, उल्टा पढ़ लिया था, तो इसलिए वो मखलूक इंतज़ार में थी कि ये दायरा कड़ा खोले और हम इसको मारें। और जैसे ही उसने हिसार ख़त्म किया, दायरा कड़ा ख़त्म किया, तो उस मखलूक ने उसको बहुत बुरे तरीके से मार दिया। उसको चीखने की भी मोहलत नहीं मिली, इसको इतना मार दिया कि उसको बेदर्दी से उन्होंने मार दिया। और जब शौहर घर पहुंचा
बीवी से उसका राब्ता नहीं हो पा रहा था, अलग थलग ये घर था, इर्द गिर्द भी कोई नहीं था हमसाया किसी को भेज सकता। तो वो छुट्टी लेके खुद ही घर आ गया कि क्या हुआ है, बीवी से राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा। और जब वो वहाँ पहुँचा और बीवी की इतनी बुरी लाश देखी, बुरी तरह बीवी को मरे हुए देखा, जिसको मरे हुए इतने दिन कई दिन हो गए थे और इस बुरी तरीके से उसको मार दिया गया। वो अभी वहाँ पे पहुँचा ही था कि वो मखलूक जैसे उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके साथ भी वैसी ही दर्दनाक अंदाज में उसको उस मखलूक ने मार दिया कि उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसको तड़पाती रही वो मखलूक, को इधर उधर भागता रहा, अपने आप को मदद के लिए पुकारता रहा, हेल्प हेल्प के लिए कहता रहा, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सका। यहाँ तक कि उसकी भी दर्दनाक उसी मखलूक ने मौत दे दी उसको। कुछ अरसे के बाद जब उस घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हुई तो लोग तो पहुँचे, लेकिन ये वजह नहीं जान सके थे इन दोनों की मौत की क्या वजह थी। उनको तो दफना दिया गया, लेकिन ये घर काफ़ी अरसे तक बंद रहा। इस घर के जितने भी बाकी बंद रहा, लेकिन उस मखलूक ने इस घर के ऊपर बाकायदा तौर पे फिर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये घर उसी मखलूक के पास है। अब वो मखलूक किसी को भी रहने नहीं देगी, क्योंकि अलग थलग बना हुआ घर है। मैं भी इस मखलूक को निकालने की कोशिश करूं तो नहीं निकाल पाऊंगा, सिवाय इसके कि मैंने इनकी ये कहानी पढ़ ली है, सुन इल्म से अपनी कहानी जान गया हूँ। इससे ज़्यादा मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जितनी देर आप मेरे साथ खड़े हैं ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वरना ये बहुत खौफनाक मखलूक है, नुकसान पहुँचा सकती है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आपका जो भी सामान है मेरे होते हुए आप उठा लीजिए, और कल भी जो सामान उठवाना हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं खड़े होकर पढ़ाई करूँगा। आप अपना सामान उठा लीजिए और इस घर को फ़ौरन ख़त्म कर दीजिए, आप यहाँ मत रहिए। और उन दोनों मियाँ बीवी ने फिर ऐसा ही किया। उस वक्त जो जो उनका कीमती सामान था उन्होंने उठा लिया, और अगले दिन भी उन फादर को बुला के अपना सारा सामान, उनकी कस्टडी में खड़े होकर सारा सामान अपना लोड किया और घर खाली कर दिया। और फादर ने उनको कहा, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, इसको बाहर हिसार खींच देता हूँ कि ये मखलूक बाहर निकल के किसी को नुकसान ना दे, अंदर इसी मखलूक का ही कब्ज़ा रहेगा। उसके बाद उन्होंने अपना एक और किराए पे जैसे कैसे घर ले लिया, कुछ अर्सा रहे, लेकिन उसके बाद हेज़ल इतनी डरी रही, खेलती थी, नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन फिर कभी कभी बहुत डर जाती थी। तभी दोनों ने फैसला किया कि नहीं, हमें वापस चले जाना चाहिए, और उन्होंने वो शहर छोड़ के वापस कैलिफोर्निया उस जगह पे आ गए। तभी वो जब हेज़ल को देखते थे तो वो डरी डरी होती थी। तभी उन्होंने उनसे सवाल पूछा था क्या हुआ है, और उस दिन उनको वो सारा वाक़या सुनने को मिल गया जो उनके साथ पेश आया था। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने हमें कहानी सुनाई तो हमारी ख्वाहिश थी कि आपको ये कहानी भेजें और आप इस कहानी को सुनाएं। तो आपकी कहानी का नंबर का मैं वेट कर रहा था कि जैसे आप पूछती भी थी मेरी बहन कि कहानी का नंबर कब आएगा, तो मनीज़ा बहन आपकी कहानी का नंबर आ गया और मैंने आपकी कहानी आपको सुना दी है। सच्चा वाक़या जो उनके साथ पेश आया आज की कहानी थी। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी की थी, अभी भी करूँगा, कहानी को डाउनलोड मत किया करें, क्योंकि जब आप लोग कहानी को डाउनलोड कर लेते हैं, MBs तो उतने ही लगते हैं नेट के, चाहे डाउनलोड करें या सुने, एक जितने ही MBs लगते हैं, लेकिन ये होता है कि हमें जो उससे कमाई होती है, जो इनकम आती है, पैसे मिलते हैं, वो डाउनलोड करने से नहीं मिलते। जब मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा सर आपके कहने पे हम पहली दफ़ा कहानी वहीं पे सुन लेते हैं, दूसरी दफ़ा फिर हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने कहा लव यू सो मच, आप लोगों का यही प्यार है, इसलिए तो कहता हूँ मैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो अभी भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप बेशक एक दफ़ा सुन लिया करें, बार बार सुनना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लिया करें, लेकिन पहली दफ़ा कहानी को इसी यूट्यूब पर ही सुन लिया करें, वरना यकीनन बात एक सोर्स ऑफ इनकम है पैसे कमाने का, और इससे बहुत सारे लोगों का घर चलता है, सिर्फ मेरा नहीं, तो ये सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजिए, कहानी लिख के भेजिए, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आपने एंड में जो मैसेज लिखना है वो लिखना है STORY, इंग्लिश में स्टोरी, या उर्दू में स्टोरी लिख दें, या OCS भी लिख सकते हैं। इससे ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि ये किसने कहानी भेजी है। मैं फौरी तौर पे उसको खोलता हूँ, नंबर दे के हॉरर स्टोरी नंबर फलां सेव कर लेता हूँ, और जैसे आपका नंबर आता है कहानी को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 या 0092, ये पाकिस्तान का कोड है, पहले कोड मिलाएं, +92 313 66555 00। रिपीट करूंगा, +92 313 66555 00। और पाकिस्तान से भेजना चाहे तो डायरेक्ट नंबर है 0313 66555 00। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।